हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शंकी भारद्वाज फिर से स्वागत करता हूं आपका एक शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास के अंदर, जो कि आपकी बहुत सुपर बेनिफिशियल आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करते हैं या पीजीटी की तैयारी करते हैं, ये क्लास आपके लिए है। चाहे आप एचटेट की तैयारी करते हैं या DSSB की तैयारी करते हैं या एकलव्य मॉडल स्कूल टीजीटी या पीजीटी, DSSB टीजीटी या पीजीटी, एचटेट टीजीटी या पीजीटी, बीपीएससी टीजीटी या पीजीटी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे टीजीटी या पीजीटी या किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। पूरी देखिएगा, यकीन मानिए, जो मैं आपके लिए 30 डेज 30 चैप्टर्स का फ्री क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जिसका आज डे चल रहा है 7, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अभी तक जो टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हमने कवर किया है, डे 1 में नंबर थ्योरी की क्लास, डे 2 में सेट्स, ये भी टीजीटी पीजीटी एमआरएस में सेम आता है सब कुछ, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और लॉगरिथम। तो आज कौन सा चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 7 पर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी, ये चैप्टर करेंगे। और ऐसा चैप्टर कराऊंगा कभी किसी ने सोची नहीं होगी कि इतना अच्छा चैप्टर भी कोई टीचर फ्री में यूट्यूब पर करा सकता है। तो यकीन मानिए, वो मैं ही हूँ। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको करना है लाइक, क्योंकि आपको पता है सबसे बेस्ट मैं ही आपको फ्री ट्रिक्स कराता हूं और फ्री में बिल्कुल आपके हर एक डाउट्स कंसेप्ट क्लियर करता हूं। शेयर कीजिए, जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, आपके दोस्त जितने भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपकी ड्यूटी है उनसे शेयर करने की। और कमेंट जरूर किया करो आप, क्योंकि आपकी कमेंट्स मुझे फील करवाती हैं कि हाँ, जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो है ही, क्योंकि ये मैं ड्यूटी से आने के बाद आप सब कुछ लिख के प्रिपरेशन करके और फिर से आपकी क्लास लेता हूँ, तो पूरी थकान होते हुए भी क्लास लेने आता हूँ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट करी है आपसे कि मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा फ्री ऑफ कोर्स ऑन यूट्यूब। और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे बेटर कंटेंट यूट्यूब पर कभी भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, आज का पहला टॉपिक आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे हम, जिसमें एपी जीपी एचपी तीनों होंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम एपी से। देखिए, जो बिल्कुल बेसिक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और वो कराऊंगा जो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन की बैंड बजा देगा, बिल्कुल एकदम आपकी स्पीड बिना पेन चलाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बिना पेन चलाए अपन सब निकाल पाएंगे, यकीन मानिए। देखिए कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट किया जाता है a प्लस डी, a प्लस 2d। मतलब इसमें जो d है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो ऐड होते जाता है, ठीक है। वो दोनों, कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, वही होता है d। इसमें से आप ये घटाओगे तो भी d आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो भी d आएगा। तो इन दोनों, किसी भी दो टर्म्स का जो बीच का डिफरेंस है, वो क्या कहलाता है एपी के अंदर, कॉमन डिफरेंस। ओके, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म को बोला जाता है A1 और L बोला जाता है लास्ट टर्म या nth टर्म को। ये बातें आप सबको पता है, पर जो मैं कराने वाला हूं वो सबको नहीं पता होगा। पर उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये बातें सबको पता है, इसलिए मैं इन पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि भाई A1 की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, क्योंकि ये आप सबको आती है। मैं वो कराऊंगा जो आपको स्पीड देगा, मैं वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं कराऊंगा प्रीवियस पेपर हर एक स्टेट में आए हुए क्वेश्चन की, मैं कराऊंगा प्रीवियस पेपर हर एक सेंट्रल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। और दूसरा जो कंसेप्ट आपके एग्जाम में आता है, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको a प्लस एल बी से भी हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म को n/2 a प्लस एल, ठीक है। क्योंकि L को अगर मैं an की वैल्यू पुट करूंगा, देखिए यहां पर आपकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, बिल्कुल यहां पर। कहां पर, यहां पर।
देखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, सबको पता है। आप 9वीं 10वीं क्लास में ही पढ़कर आए, आपने 11th 12th में ही पढ़ा, बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप भी आंख बंद कर सोल्व कर लोगे, पर मैं आपको कराऊंगा वो चीजें जो आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगी। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हेलो हेलो, स्क्रीन पर देखिए, यहां देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर क्वेश्चन क्या है, एबीसी आर इन एपी, एबीसी को एपी में दिया गया है और आपसे पूछा है 4 रेज़ टू पावर ए, 4 रेज़ टू पावर बी, 4 रेज़ टू पावर सी आर इन, कि 4 की पावर ए, 4 की पावर बी और 4 की पावर सी ये किस में होंगी? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी एपी में, क्या ये जीपी में होंगी या एचपी में होंगी? देखो एपी जीपी एचपी का एक बेसिक चीज है, सबको पता है कि एपी में टर्म्स कैसे लिखी जाती है, 1 2 3 ऐसे लिखी जाती है। जीपी के अंदर रेशियो चलती है 2 4 8 और एचपी होती है अर्थमेटिक मीन का बिल्कुल अपोजिट। जैसे 1/1 तो सेम आ जाता है, इसलिए यहां से स्टार्ट किया। 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे टर्म्स चलती हैं एचपी के अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, बुक की नॉलेज से दूर रहिए और स्पीड में आइए। कंपटीशन एग्जाम की तरह सिलेक्शन लेने के लिए स्पीड आपके पास चाहिए, और स्पीड में कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, यहां देखिए, यहां लिखा है मैंने क्या, एपी जीपी और एचपी। कभी भी आपको टर्म्स माननी होंगी, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आप सपोज करके आंसर करेंगे, और जब भी एपी में सपोज करेंगे तो टर्म्स को 1 2 3 मानेंगे। जब कभी जीपी में सपोज करेंगे तो टर्म्स को 1 2 4 या 2 4 8 मानेंगे। और जब भी एचपी के अंदर आप करेंगे सपोज तो 1/2, 1/3, 1 और 4 ही मानेंगे। ये कंसेप्ट, ये एक तरीका है, इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे बहुत इजीली। बस वैल्यू पुट की, आंसर 1 सेकंड में आपके सामने होगा। चलिए देखिए, एबीसी मान लिया है किसमें, एपी में दे रखा है, तो मान लीजिए एबीसी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। अगर ये कहता है एबीसी जीपी में है तो मैं एबीसी को क्या मान लेता, 2 4 8। अगर ये कहता है एबीसी एचपी में है तो मैं क्या एबीसी को क्या मान लेता, 1/2, 1/3, 1/4। बस यही कंसेप्ट है और आपके बहुत टाइप के क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। देखिए 4 की पावर ए को क्या मान लेंगे हम, क्योंकि एपी में है तो ए की वैल्यू मानेंगे 1, बी की वैल्यू मानेंगे 2 और सी की वैल्यू मानेंगे 3, और आपका क्वेश्चन सोल्व। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, इस तरह से हमने मान लिया। तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का क्यूब 64 है। तो आप भी देखकर बता सकते हैं कि ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। ध्यान से देखिए, क्या इनका डिफरेंस सेम है, 4 और 16 और 16 और 64, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो क्या इनका रेशियो सेम है, 64/16 मतलब 4, 16/4 मतलब 4, 64/16 का जो रेशियो है वो भी 4 है, और 16/4 का जो रेशियो है वो भी 4 है। और जब रेशियो सेम आता है तो हम उन टर्म्स को किस में बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी के अंदर बोलते हैं। ये समझाने के लिए है, एग्जाम में आप तुरंत सीधा वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आपके पास, आपके सामने विद इन फ्यू सेकेंड्स आ जाएगा। तो देखिए जरा, हमने इस तरह से, और आपकी प्रैक्टिस कराता हूं, हर एक तरह से कराऊंगा, जो भी आपके एग्जाम में आए हैं, जिस भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके सामने मैं जरूर लेके आऊंगा। अब की बार फिर से उसने क्या बोला, ए बी सी है एपी के अंदर, पी क्यू आर है जीपी के अंदर, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बस जो मैंने आपको सिखाया है सिर्फ आपको उतना याद रखना है, आपका बेड़ा पार होगा। एपी में जब मानना हो तो 1 2 3 मानिए, क्योंकि अगर आप उसको सोल्व करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। एपी में मानना है तो 1 2 3 मानिए, जीपी में मानना है तो 1 2 4 या 2 4 8 मानिए, एचपी में मानना है तो 1/2, 1/3, 1/4 मानिए। तो बस इतना ही तो आपको करना है। पी क्यू जेड की जगह, पी क्यू आर की जगह आपको क्या करना है,
पी और क्यू किस में दे रखा है भाई, जीपी के अंदर दे रखा है, तो पी क्यू आर 2 4 8 आपने मान लिया। और ए बी सी की जगह हमने पुट करेंगे क्या, 1 2 3, तो बी की जगह यहाँ पे लिख लेता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, ये वैल्यू हमने पुट करनी है। बी माइनस सी मतलब 3 में से 2 गया, 2 में से 3 गया, -1 आपका यहाँ पर बचेगा। सी माइनस ए 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 बचेगा। और ए माइनस बी 1 में से 2 गया, -1 बचेगा। तो यहाँ पर बचा 1/2, यहाँ पर बचा 16 और यहाँ पर बचा 1/8। तो देख के बताइए क्या ये किसमें मल्टीप्लाई कर रखे, ये इनकी कर रखी है मल्टीप्लाई, तो काट दीजिए इसको, 2 8 16, 8 से 8, आंसर आपका क्या आया, इसकी वैल्यू आपकी क्या आई, 1 इज योर राइट आंसर। बस मैंने इतना ही किया, एबीसी को एपी में दे रखा था तो एबीसी को मान लिया 1 2 3, पी क्यू आर को जीपी में दे रखा था तो पी क्यू आर की वैल्यू मान ली 2 4 8। आप 1 2 4 करके भी निकाल सकते हो, आपका आंसर जरूर ठीक ही आएगा, सेम ही आएगा। तो ठीक है, तो आप समझ गए आपको क्या करना है। सिर्फ एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये है आपकी ट्रिकी अप्रोच। जब एपी में माने तो 1 2 3, जब जीपी में माने तो 2 4 8 और एसपी में माने तो 1 2 3। अदरवाइज आप इन चीजों को सोल्व करते रह जाएंगे, वैल्यू और आपकी नहीं निकल कर आएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये रहा, 3 पॉजिटिव टर्म्स, 3 पॉजिटिव टर्म दे रखी है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब की बात 3 टर्म्स को जीपी में दे रखा है, देन log x log y log z आर इन, इनकी वैल्यू जो होगी वो आपसे पूछिए, वो एपी में होगी, जीपी में या एचपी में। तो जब जीपी में मानना है तो हम क्या मानेंगे, 2 4 8, log x की जगह मान लिया 2, y की जगह मान लिया क्या 4 और z की जगह मान लिया क्या 8। क्योंकि जीपी में जब भी मुझे मानना है तो मैं 2 4 8 मानूंगा। तो बस आप देखिए और इसको सोल्व कीजिए, क्या ये एपी में दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा तो दिखा देते हैं। देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 में। जब मैंने ऐसे लिखा तो आप एक प्रॉपर्टी को हमेशा जानते हो, log m की पावर n को हम लिखते हैं n log m। लोगरिथम का चैप्टर मैंने कराया था पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। बेस्ट से बेस्ट चैप्टर यूट्यूब पर पहली बार मैंने आपको कराया है, बिल्कुल ट्रिकी, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए तो अब आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 2, इसको लिख सकता हूं, ये पावर आगे आ जाएगी तो 2 log 2 और यहां लिख देंगे हम 3 log 2। अब आप लोगरिथम से मत डरिए, या तो लोगरिथम 2 की वैल्यू देखो जो यहां होगी वो यहां होगी और यहां भी, तीनों जगह लोगरिथम की वैल्यू सेम होगी। log z लगता है तो यहाँ पर a लिख लीजिए, जैसे ये वैल्यू log 2 की वैल्यू a लिख दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a। तो क्या अब आपको दिख गया है ये नंबर्स किसमें है, क्या ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, बताइए। इनका जो डिफरेंस है 2a माइनस ए कितना है a, 3a माइनस 2a कितना है a। तो इनका जब डिफरेंस सेम है तो ये किस में होंगे, ये होंगे एपी में, ये किस में होंगे एपी में। तो यही आपका सॉल्यूशन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही आपका सॉल्यूशन है। हमने कुछ नहीं किया, बस जो वैल्यू थी उनको पावर में कन्वर्ट कर लिया बेस सेम बनाने के लिए, और ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी से हमने इनको किया सोल्व और आंसर हमारा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्स वाई जेड आर इन एचपी, अब की बार बोला है एक्स वाई जेड एचपी में है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, अगर एचपी में आए तो हम कैसे मानेंगे, 1/2 1/3 1/4 से। तो बस वही आपको करना है, एक्स वाई जेड दे रखा है एचपी में तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर ये देखिए, यहां पर भी तो लिख रखा है, एपी में मानना है तो 1 2 3, जीपी में मानना है तो 2 4 8 और एचपी में मानना है तो 1/2 1/3 1/4। बहुत इजी है, बस 2 की x की जगह हम पुट करेंगे कितना 1/2 माइनस y की जगह पुट करेंगे 1/3 और
आगे है ये कोमा लगा हुआ है इनके बीच में, और आगे है 2z, z की जगह पुट करेंगे 1/4 माइनस y, y की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना 1/3 यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर 2x लिखा माइनस, अच्छा माइनस वाई यहाँ पे बाय मिस्टेक रह गया भाई, 2x माइनस वाई, एक्स की जगह तो मैंने पुट कर दिया 1/2, पर y की जगह जब मैंने पुट किया था 1/-1/3, और फिर y की वैल्यू थी 1/3, फिर 2z माइनस y की वैल्यू थी 1/3। बस यही आपको सोल्व करना था। 1 माइनस 1/3 लिख आया 2/3, यहाँ आया 1/3, और यहाँ आया 1/2 माइनस 1/3, तो आंसर कितना आएगा 1/6। अब देखिए आपको ये किस चीज में दिख रहे हैं, एपी में, जीपी में या एचपी में। देखो अगर आपको देखने से नहीं हो रहा तो आप इन चीजों का ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, और अर्थमेटिक मीन में होता है सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय 2। तो देखो अगर मैं इसको बी स्क्वायर को करूं 1/3 का स्क्वायर 1/9 बराबर है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2/3 और थर्ड टर्म कितनी है 1/6, तो ये 2 से यहाँ पर 3 जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 1/9, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है ज्योमेट्रिक मीन में। तो बताइए क्या आपको समझ आया, क्या ये तरीका आपको पसंद आया? अगर आपको तरीका पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पूरी करने कंप्लीट देख के फिर उसको शेयर करना ना भूले, ठीक है। तो सिंपल तरीका था, बस हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। जब भी आपको एचपी में वैल्यू पुट करो आंसर लो, वैल्यू पुट करो आंसर लो, फटाफट आपका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, x1 x2 x3 अप टू xn नॉन जीरो टर्म्स है, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं है, x1 x2 x3 xn तक n टर्म्स हैं, ठीक है भाई। हमने तो सीखा, अब आपसे पूछा ये 1/x1 x2 1/x2 x3 और अप टू गया है xn तक। तो अब जब मैंने वैल्यू पुट करनी सिखाई थी तो बस मैंने इतनी ही सिखाई थी, 1 2 3 या 2 4 8, आप आगे भी पुट कर सकते हो, पर हमें कैलकुलेशन बढ़ानी क्यों है, हम छोटी करेंगे। मान लीजिए ये n टर्म्स की जगह मान लूंगा मैं सिर्फ 3 टर्म है एपी, जब भी मैं एपी की 3 टर्म्स मानता हूं तो मैं उनकी वैल्यू क्या मानता हूं 1 2 3 बस, और आप सोल्व कर दीजिए। पहली टर्म मानिए 1 है तो 1/1 इंटू 2 प्लस दूसरी टर्म है यहाँ पर 2, तीसरी टर्म है 3, बस आगे क्यों सोल्व करना, हमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ाने, इसी के ऊपर हम आंसर निकालेंगे। 1/2 1/6, आंसर क्या आएगा 2/3, क्योंकि 1/2 प्लस 1/6 का 6 एलसीएम ऊपर जाएगा, तो 2/3 आपका आया आंसर। अब आपको देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वैल्यू n क्या कहां से आएगा, जितनी n हमने यहाँ कितनी टर्म्स ली है 3 टर्म्स ली है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो देख लो, एक तो ये तो हट ही गया, 3 में से एक गया 2, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। पहला ऑप्शन चेक करता हूं, n की जगह पुट करूंगा 3, क्योंकि 3 टर्म्स की वैल्यू पुट करी है, तो 3 में से गया 2 बटे में x1 इंटू x3, x1 की वैल्यू मानी थी 1 इंटू xn, n कौन सी टर्म मानी थी 3 टर्म मानी थी, तो तीसरी टर्म थी, और तीसरी टर्म क्या थी 3, तो ये आ गया आपका 2/3। तो यही वो है ऑप्शन जो आपको आपके उत्तर तक ले जा रहा है, आपको आपके मंजिल तक लेकर जा रहा है। इसी तरह से सिर्फ ट्रिकी अप्रोच के साथ आप आंसर निकाल सकते हैं। हमें n तक का कुछ भी नहीं करना, हमें बस 3 टर्म मानी और आंसर हमने निकाल दिया, बस 4 मानोगे उससे भी निकलेगा, पर आगे जाना ही क्यों है, ये बात समझ में। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। आंसर क्या आ गया था हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड क्या दे रखे हैं, एक्स दे रखा है pth टर्म, वाई दे रखा है qth टर्म और जेड को दे रखा है rth टर्म ऑफ जीपी। ये आपको दे रखे हैं, ये जीपी की टर्म्स हैं एक्स वाई जेड और pth qth टर्म है ऑफ जीपी की। तो आपको बतानी है इनके बीच में रिलेशन क्या है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम क्या लेंगे भाई बताओ, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है जीपी के अंदर, तो मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूं, हम लेंगे 2, 4 और 8। क्यों, पी एच टर्म, क्यू एच टर्म और आर एच टर्म। तो इसको हम क्या लेंगे, अब मान लीजिए पी एच टर्म का मतलब क्या है भाई, पहली टर्म मान लो, पी को पहली टर्म मान लो फर्स्ट टर्म, क्यू को सेकंड टर्म मान लो, आर को थर्ड टर्म मान लो, ठीक है। तो P की मैंने वो मान लिया फर्स्ट टर्म है, ऐसे ही Q को मान लिया मैंने सेकंड टर्म और R को मान लिया मैंने थर्ड टर्म, R को मान लिया थर्ड टर्म, बस। तो यही आपका अब सोल्व हो जाएगा। Q माइनस R सेकंड माइनस थर्ड, आंसर -1। R माइनस P, R माइनस P, 3 में से एक गया 2। P माइनस क्यू 1 माइनस 2 माइनस 1। तो देखिए 1/2 16, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, इनटू ये नीचे जाएगा 8 दूनी 16, 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा आपका 1। वैसे भी एक बात आपने बहुत सुनी होगी, जब भी कोई भी अलजेब्रा के अंदर साइक्लिक वैल्यूज होती हैं तो वो हमेशा 1 में आती हैं। तो इस तरह वैसे भी आप अगर तुक्का भी आपको मारना है बिना सोल्व करे तो आप 1 पे ही मारोगे, जब साइक्लिक ऑर्डर मिलेगा सिर्फ तब, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपने यही मान लिया, एक्स वाई जेड जीपी में दे रखे थे तो 2, 4, 8 और पी एच टर्म मान ली, पी को मान लिया फर्स्ट टर्म, क्यू को मान लिया सेकंड टर्म, आर को मान लिया थर्ड टर्म, पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल लिया हमने। आंसर आपका क्या आया, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नई टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट बन सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि ए एन और एस एन का फॉर्मूला तो आपको आता है। जो नहीं आता, जो ट्रिकी अप्रोच है वो मैं आपको करा रहा हूं। देखिए T13 की वैल्यू दे रखी है 69, T69 की वैल्यू दे रखी है 13, देन फाइंड T101। इसका मतलब है 13th टर्म दे रखी है 69, 69th टर्म दे रखी है 13 और आपसे पूछिए 101st टर्म, 101वीं टर्म आपसे पूछिए। तो ट्रिक आपके सामने है, जब ऐसा हो कि mth टर्म की वैल्यू n दे रखी हो, nth टर्म की वैल्यू m दे रखी हो, ये आपस में इक्वल दे रखे हो, तो rth टर्म की वैल्यू पता करने के लिए m प्लस n माइनस r, m की जगह दे दिया 13, n की जगह दे दिया 69, तो आपको 101 की वैल्यू पता करनी है, तो m प्लस n 69 प्लस 13 कितना हो जाएगा 82 और माइनस करेंगे 101, आपका आंसर आ जाएगा कितना 18 और 19 -19 आपका आंसर होगा। भाई बिल्कुल सिंपल है, हमने पढ़ा कि अगर mth टर्म की वैल्यू n दे रखी हो, 13वीं टर्म की वैल्यू 69 और 69वीं टर्म की वैल्यू 13, तो जब ऐसी इक्वेशन बनेगी, जब दोनों आपस में इक्वल दे रखे होंगे इस तरह, तो हम जब तीसरी टर्म निकालेंगे कोई भी, तो वो इस तरह से निकलेगी, इन दोनों का सम, और जो भी टर्म निकालनी है उसको माइनस कर देंगे। इन दोनों का सम किया 69 और 13 का, वो आया 82 और r को माइनस करना था 101, तो 101 में से 82 घटा दिए -19, मतलब आपकी 101वीं जो टर्म होगी वो होगी -19। होप आपको समझ आई होगी। और तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। देखिए अब आपको दे रखा है 16th टर्म, 64th टर्म की वैल्यू 13 और 13th टर्म की वैल्यू 64, फिर से वही आ गया और आपसे पूछा है 101 की वैल्यू, तो बस वही करना है, 64 और 13 हो गए 77 और 101 में से घटा दिया तो आंसर आ गया -24। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात,
पहली बार सीखा तो पेन चलाया, दूसरी बार सीखा तो डायरेक्ट किया। m प्लस एन 64 और 13 77, 77 में से घटाऊंगा 101 को और आंसर निकाल लूंगा -24। 24 बी इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, अब की बार आंकड़े बदल चुके हैं और आपकी नजर यही होनी चाहिए। 11th टर्म की वैल्यू दे रखी है 1/1/13, 13th टर्म की वैल्यू दे रखी है 1/11 है तो वैसे ही नंबर्स पर अब आपसे पूछा है सम ऑफ पी एंड क्यूएच टर्म। देखिए पीएच टर्म की वैल्यू जब दे रखी हो 1/q, क्यूएच टर्म की वैल्यू दे रखी हो जब 1/p, तो और आपसे पूछे सम ऑफ p इंटू क्यू, इन दोनों की प्रोडक्ट की टर्म्स p इंटू क्यू एच टर्म्स इज इक्वल टू, तो आपका आंसर होगा पी क्यू प्लस 1/2, मतलब p इंटू क्यू प्लस 1/2, यही आपका आंसर है। चलिए करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए जरा यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, हमें करना क्या P इंटू क्यू ही है। एक बार चेक कर लीजिए, 13 और 11 की गुना क्या 143 आती है, तो आप आंसर बोलोगे सर आती है, 11 और 13 की वैल्यु आती है 143, 143, तो आंसर निकाल दीजिए भाई। फिर P और Q मतलब 143 प्लस में 1/2 मतलब 144/2, आंसर आपका आएगा 72। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा ए। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलो और प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए जब थर्ड टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 1/5 और फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है आपकी 1/3, तो आपसे पूछा है सम ऑफ पी एंड क्यू। देखो 5 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे ना 15 ही आएगा ना, बस यही देखना था। तो आंसर क्या करेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 बटे में 2 करेंगे तो बटे आंसर आएगा 8। बस इतना ही करना था, 15 प्लस 1/2 और आपका आंसर 8 आपके सामने है ना। बहुत बेहतरीन तरीका। देखिए इन ट्रिक्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सदा सदा के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपने और बांट दीजिएगा इन ट्रिक्स को सबके लिए, आपके बच्चे भी इन ट्रिक्स से सीखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये बहुत गोल्डन वर्ड्स में आपके नोट्सों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP की आपसे सम ऑफ एन एस टर्म की रेशियो बताई गई है। समझिएगा अच्छे से, स्टेटमेंट क्या कह रही है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP की सम ऑफ एन टर्म्स की अगर रेशियो दे रखी हो, जो कि ये दे रखी है, तो आपसे 12 टर्म्स का रेशियो आपसे पूछा है। तो ये रही आपकी ट्रिक और आपका आंसर। देखिए जब भी आपसे दे रखा हो सम ऑफ एन टर्म्स की रेशियो दे रखी हो, तो हम उसको सिंगल टर्म्स मतलब एन टर्म्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और जब आपको टर्म्स दे रखी हो तो हम उसको सम ऑफ एन टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब सम देगा तो टर्म्स की पूछेगा और जब टर्म्स देगा तो सम पूछेगा। कैसे कन्वर्ट करना है आपके सामने ये लिख रखा है मैंने। अगर जब आपको सम से जाना है टर्म्स पे, क्योंकि सम की रेशियो से जाना है टर्म्स की रेशियो पे, तो क्या करना है, n की जगह पुट करना है 2n-1, n की जगह पुट करना है 2n-1, n की जगह पुट करना है 2n-1। देखो भाई, तो पुट कर दीजिए दोस्तों 3n, n की जगह पुट करेंगे 2n-1। ओके, रेशियो दे रखी है आगे प्लस में रह गया भाई यहाँ पे 8। ठीक है, रेशियो दे रखी है 7n और n की जगह पुट करेंगे कितना 2n-1 और प्लस में कितना आएगा 15। बस दोस्तों आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने। जोन सी भी आपसे टर्म पूछे वही पुट कर दो n की जगह।
यहाँ पर 12वीं टर्म पूछी है तो n की जगह 12 पुट कर दो, 12 दूनी 24 में से एक गया 23, ठीक है, रेशियो 7। यहाँ 12 दूनी 24 में से एक गया 23, ये बस सोल्व कर लिया। 23 से 69, 69 और 8 77, रेशियो 23 सत्ते 161, 161 और 15 176। दोस्तों यही आपका उत्तर है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 77/176 आपका उत्तर है। आंसर आपका आ चुका है, आपका ध्यान यही होना चाहिए। और आप लिखोगे सर मजा आ गया, क्या लिखोगे? मजा आ गया, ऐसा कंसेप्ट पढ़कर यूट्यूब पर मजा आ गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, जब भी ऐसी वैल्यूज और भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं, वैल्यू पुट होती रहे, बदलती रहती है। 12 की जगह 8 लिख देगा, 12 की जगह 20 लिख देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन रिपीट करता रहता है और मैं उनकी ट्रिक्स बनाता रहता हूं आपके लिए बेहतरीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब की बार आपसे क्या कहा है? अब की बार उसने रेशियो दिया है किसका? nth टर्म्स का। 2 एपी की nth टर्म्स का रेशियो दे दिया आपको। क्या दिया है दोस्तों? ये रहा आपके सामने, ये रेशियो दिया है। द रेशियो ऑफ, अब पूछा है सम। मैंने आपको कहा था जब वो सम देगा तो आपसे टर्म्स की रेशियो पूछेगा, और जब वो टर्म्स देगा तो आपसे सम की रेशियो पूछेगा। जब आपको सम से जाना था टर्म्स पे तो वैल्यू पुट करी थी n की जगह 2n-1, और जब आपको टर्म्स से जाना था सम पे तो आपको n की जगह पुट क्या करना है दोस्तों? n+1/2, n+1/2, n की जगह पुट कर देंगे n+1/2। तो कर दीजिए दोस्तों इसके अंदर 2n, n की जगह पुट कर देंगे n+1/2, रेशियो प्लस में 8 और रेशियो है 5, n की जगह पुट करेंगे n+1/2 और माइनस में आएगा 3। बस दोस्तों इसी को सोल्व कर लेना है। n की जगह अब क्या पुट करोगे? देखिए एक बार पिछले प्रश्न में, अब जब हमने n की जगह पुट किया था, जो टर्म इस आपने पूछी थी 12वीं टर्म पूछी तो n की जगह 12 पुट किया था। अब आपने कितनी टर्म्स का सम पूछा है? 29, तो हम 29 पुट करेंगे, 29 पुट करेंगे। 29 और 1 30, 30/2 15, और 15 गुना होगा 2 से, 15 दूनी 30, 30 और 8 38। क्या ये ज्यादा हो गया? तो आसान है, 29 और 1 30/2 15, 15 गुना 2 30, 30 और 8 38। रेशियो यहाँ पर 29 + 1 30/2 15, 15 और 5 की गुणा करेंगे 75, 75 में से 3 जाएगा जब 72, और इसको हम काट देंगे 19 और ये कटेगा 36 पे 2 से, 19 दूनी 38, 36 दूनी 72। ये रेशियो है आपके सामने 19:36। ऑप्शन ए है आपका उत्तर, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर मानेगा। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ आया? बस 2 ही चीजें देखो, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप कहोगे सर इतनी सारी ट्रिक्स। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और जब बार बार रिपीट होते हैं तो उनकी ट्रिक्स याद करना हमारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हमें स्पीड बनानी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कंपटीशन को जीतना है, इसलिए हमें ये चीजें याद जरूर रखनी पड़ेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने ये रहा, सम ऑफ n टर्म्स। आपसे n टर्म्स का सम पूछा है ऑफ एन एपी इज, आपको n टर्म्स का सम दे रखा है 5n² - 3n। तो आपसे pth टर्म आपसे पूछी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, जब सम ऑफ n टर्म्स को इस तरीके से लिखा जाए कि भाई ये तरीका है वो an² + bn, इस तरीके से लिखा जाए, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है भाई b की वैल्यू क्या है? -3, बस यही बात, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरीके से आपको सम की रिप्रेजेंटेशन दिख जाए तो आप सेकंडों में सवाल निकाल लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है मेरी वीडियो से। देखिए कैसे आंसर निकालेंगे। तो an², देखिए जरा, हमें बस करना क्या है कि an² का डेरिवेटिव करना है। बस यहां पर जो n है उस वो बताऊंगा भाई मैं, बिल्कुल देखिए an =
अब हमें बस इसका डेरिवेटिव करना है n का विद रिस्पेक्ट टू क्या, n के रिस्पेक्ट करना है, तो पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया और an, और ये हमें सेकंड जो टर्म होती है वो हमेशा हमें b माइनस ए करके लिख देनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। क्या आपको समझ आया? नहीं आया तो मैं क्वेश्चन इतने कराऊंगा कि आप बोलोगे सर आ गया, क्यों नहीं आएगा। बस एक ही चीज करनी है, जब सम को n टर्म्स के सम को इस तरीके से लिखा जाए तो जो n स्क्वायर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू n, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू n डेरिवेटिव करते हैं पावर आ जाती है आगे, तो ये बन जाता है 2an और सेकंड टर्म लिखते हैं हम b माइनस ए। यहां से आपका आंसर आ जाता है। देखिए जरा कैसे, जब इसका आप करोगे 5n स्क्वायर का डेरिवेटिव, 5 तो कांस्टेंट है तो n 2 आगे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 पंजे 10 10n, ये हो गया हमारा सोल 10n। ठीक है, अब दूसरी टर्म क्या लिखनी है, b माइनस ए। अब b माइनस ए, b की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 5, बस यही तो आपको करना था। 10n माइनस 8, n की जगह आप n टर्म की जगह क्या, कौन सी टर्म बोला उसने, pth टर्म, तो n की जगह p लिख दो भाई, 10p माइनस 8, बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर से समझिए, डेरिवेटिव से डरना नहीं है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बस इतना किया कि n का n स्क्वायर था उसका हमने डेरिवेटिव किया और प्लस में किया b माइनस ए। क्यों ये याद रखना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और आपका टाइम बहुत वेस्ट करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से उसी बेस पर लेके आया हूं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, इतनी महारत हासिल कराने के लिए। आप कहोगे सर मजा आए। देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। फिर से इसी फॉर्म में लिख दिया है n टर्म्स के सम को, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए इनकी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना ट्रिक्स इस पे बहुत ज्यादा टाइम आप लगा सकते हैं। देखिए जरा, तो बस हमें करना क्या है भाई, n स्क्वायर है an स्क्वायर, इसका हमें n के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और जब होता है तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मतलब 2 आगे आ जाता है, तो 2 आगे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6n, और प्लस में क्या लिखना है b माइनस ए। b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, बस यही आपका 6n, 5 में से 3 गया 2। अब की बार इस क्वेश्चन में एक स्टेप और उसने आगे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एंड mth टर्म, जिसमें उसने pth टर्म पूछी थी, तो mth टर्म इज, इस mth टर्म की वैल्यू आपको 164 दे दी, मतलब m की जगह तो कर दिया है n, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी 164, 164, और ये जो 2 है उस तरफ जाकर घटेगा 162 बराबर है 6m, और 6 से ये कटेगा 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, m की वैल्यू आ गई है 27। आंसर आपका ए है। देखिए जरा दोबारा से ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने। जब भी सम ऑफ n टर्म्स को इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम इसकी पावर को आगे लेके आएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं n स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n। तो बस इतना ही किया, जब 2 आगे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6n, और आगे ट्रिक में क्या है b माइनस ए, तो b की वैल्यू है, b कहाँ है यहाँ पर, b माइनस ए, 5 में से 3 गया 2। अब ये nth टर्म थी पर हमें mth चाहिए तो n की जगह m लिखा, और mth टर्म की वैल्यू दे रखी थी 164, तो मैंने इक्वल में रख दिया 164। यहां से मैंने m की वैल्यू निकाली, ये 2 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आकर माइनस का हुआ 162, और 6m इज इक्वल टू 162, m इज इक्वल टू 27। यही आपका उत्तर है। होप आपको समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। APGPHP आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इन एन AP, अगर AP के अंदर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है तो सम ऑफ pth टर्म और सम ऑफ qth टर्म्स आपको अगर उसने इक्वल दे रखे हैं, तो अगर सम ऑफ pth टर्म और सम ऑफ qth टर्म इक्वल दे रखे हैं तो सम ऑफ pa प्लस qth टर्म क्या होगा 0। डायरेक्ट रिजल्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, या वो पूछ लेगा p और q की जगह 4 और 5, 13 और 20 कुछ भी रख देगा,
तो आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे वहां पर 0 0। देखिए 4 और 5 दे रखा है तो सम ऑफ 9 टर्म्स 0, बस सम ऑफ 5th टर्म, सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 9 0। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे। और अगर आपको दे रखा हो रिजल्ट है, एग्जैक्ट भी आएंगे, इनके ऊपर एग्जाम्पल भी लाएंगे, बट आप जरूर सोल्व कर आएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है। देखिए सम ऑफ पी टर्म दे रखा है क्यों, और सम ऑफ क्यू एस टर्म दे रखा है पी। देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें दोनों की टर्म्स के सम इक्वल थे, अब की बार इसमें एक नंबर दे रखा है। सम ऑफ पी एच टर्म क्यू के इक्वल दे रखा है, सम ऑफ क्यू एच टर्म पी के इक्वल दे रखा है। जब ऐसा होगा तो सम ऑफ पी प्लस क्यू एच टर्म जो होगा वो होगा माइनस पी प्लस क्यू। अब पी और क्यू की जगह कुछ भी मान लो, 2 3 5 20 25 28 कुछ भी वो एग्जामिनर लिखेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पर आप जरूर सोल्व कर आएंगे क्योंकि आपके हाथ में कॉपी है तो आपने इसको नोट कर लिया है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हालांकि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे बट वो रिवाइज नहीं कर पाते, इसलिए नोट्स बनाना 30 डेज 30 चैप्टर्स क्रैश कोर्स के बहुत जरूरी है दोस्तों। बेड़ा पार आपका इससे ही होगा। देखिए अब बात कर लेते हैं जीपी की। जीपी के अंदर अगर पहली टर्म है ए तो दूसरी टर्म होती है ए आर, तीसरी टर्म होती है ए आर स्क्वायर। और ये आर क्या है दोस्तों, यहाँ है कॉमन रेशियो, वहां पर था डी कॉमन डिफरेंस, आर होता है कॉमन रेशियो। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। क्या सम ऑफ एन एक्स टर्म इन जीपी क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कब, जब आर की वैल्यू आपको लेस देन 1 दे रखी हो, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपके सामने फिर आपका रिजल्ट रहता है ये एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। डायरेक्ट भी पूछ लेता है और इसको वैल्यू पुट करने तो आपको आती ही है दोस्तों, सबको आती है। ए और एन की, आर है कॉमन रेशियो देख लेते हैं, ए है फर्स्ट टर्म, एन जितनी भी टर्म्स आपको दे रखी हैं और आप आंसर निकाल लोगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, इसलिए बेसिक छोटे छोटे सवाल मैं आपको नहीं करा रहा, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स की वैल्यू होती है ए अपॉन 1 माइनस आर। कब, जब आर की वैल्यू हो लेस देन 1, और जब आर की वैल्यू हो ग्रेटर देन 1 तो हम निकालते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी की इक्वल टू इन्फिनिटी के। ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने वाला मटेरियल है, कॉपी में नोटबुक करने वाला मटेरियल है। कॉपी है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर एग्जैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपका एग्जाम होगा तो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो से इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो जरूर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल बेसिक ही छोड़ रहा हूँ और तो अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। आगे जो आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ये आपसे पूछा है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी क्या होता है, ए बी अंडर द रूट। बस डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। अब इस पे क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि बताओ भाई ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, बताओ 3 और 6 या 4 और 6 या 3 और 5, ऐसा कुछ भी नंबर दे दे तो उसकी कराने की कोई जरूरत है ही नहीं। अंडर द रूट ए बी आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीएम के, ग्रेटर देन इक्वल होता है एचएम के। डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछ लेगा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो आपको पता होना चाहिए। इक्वल तो हो सकते हैं बट इस सीरीज में ग्रेटर देन जाते हैं। फिर इनके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन है जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और हार्मोनिक मीन और किसके इक्वल होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। फर्स्ट और सेकंड टर्म आपकी है ए बी। तो ये रिजल्ट्स डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और आप टीचर बनने वाले हो, आपको सब आता, बेसिक तो जरूर आता होगा और उससे ऊपर ट्रिक्स कराने का जिम्मा मैंने आपके लिए उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल पड़ते हैं। तो देखिए आगे एक बेहतरीन क्वेश्चन
इस पर ये रहा A एंड B। देखिए A एंड G आर AM एंड GM आपको दे रखे हैं। A दे रखा है अर्थमेटिक मीन और G दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में। देन दीज टू नंबर्स, तो वो नंबर कौन से होंगे निकालने का कंसेप्ट आपके सामने है। ये रहा A प्लस माइनस अंडर द रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। A क्या है अर्थमेटिक मीन, G क्या है ज्योमेट्रिक मीन। आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे सेकंडों के हिसाब से। देखिए कैसे कैसे, यहां देखिए इफ AM एंड GM बिटवीन टू नंबर्स आर, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे दी 10 और GM ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे दी 6। आपको निकालना है वो दो पॉजिटिव नंबर्स, सामने आपके लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है। अंडर द रूट आप लिखोगे पहले तो A अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 प्लस माइनस दोनों साइड, A का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना भाई 100 माइनस G का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कितना 36, 100 में से 36 गया 64 और 64 का अंडर द रूट आया 8। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर 8। तो 10 प्लस 8 आया 18, 10 माइनस 8 आया 2, तो 18 एंड 2। ये देखिए डी है आपका उत्तर, यही है आपका आंसर, यही है इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट आंसर 18 एंड 2। बस इसमें वैल्यू पुट की A और G की। एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करा देता हूं, प्रैक्टिस में कमी नहीं रहनी चाहिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर। इफ AM अर्थमेटिक मीन एंड GM ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये दे रखे हैं। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है 5, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है 3। आपसे फिर से वही दो नंबर्स पूछे हैं, तो आपके सामने है अर्थमेटिक मीन की जगह रखोगे 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का A का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर है 25, माइनस में करूंगा G का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का अंडर द रूट लिखोगे 4, तो लिख दिया 4। 5 प्लस 4 आ गया 9, 5 में से 4 आ गया 1, 9 एंड 1 इज योर आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों, यही है आपका उत्तर। कैसा मजा आ गया? डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत बेहतरीन लाजवाब शानदार। ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होते, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, तो वो हमेशा आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, आपसे n की वैल्यू पूछेगा और आपके सामने देगा ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन आपको दी होगी, ये एक्सप्रेशन आपको दिया होगा। वो आपको ये भी कह सकता है कि ये अर्थमेटिक मीन दे देगा, या आपको ज्योमेट्रिक मीन दे देगा, या आपको हार्मोनिक मीन दे देगा, और आपसे पूछेगा वैल्यू n की। तो अगर वो कहे कि ये अर्थमेटिक मीन है, तो आप अगर वो कहे अर्थमेटिक मीन है तो आप n की वैल्यू पुट करोगे 0। अगर वो कहे ज्योमेट्रिक मीन है तो n की वैल्यू -1/2, और जब हार्मोनिक मीन बोलेगा तो आप n की वैल्यू कितनी बोलोगे -1। आपको पुट नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट n की वैल्यू पूछेगा। n की वैल्यू मैंने आपको बता ही दी है भाई। अगर अर्थमेटिक मीन बोले तो n की वैल्यू 0 है, ज्योमेट्रिक मीन में बोल दे इस इक्वेशन को तो n की वैल्यू -1/2 है, हार्मोनिक मीन में बोल दे तो n। क्योंकि ये एग्जाम में आते रहते हैं इसलिए ये टाइप बनी है, इसलिए ये ट्रिक बनी है, इसलिए ये कंसेप्ट बना है। तो ये पता होना चाहिए, किस तरह से याद होगा, प्रैक्टिस कराने का जिम्मेवारी है मेरी। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको दे दिया है इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन में जो नोट करने वाली जो बात थी बस वो इतनी थी कि a और b सेम है, n में n+1 है, बस इतना सा आपको देखना था और आपको कंसेप्ट लगा देना था। 9 और 4 है, n है, n+1 है, और ये किस में दे दिया gm ज्योमेट्रिक मीन आपको दे दिया। बस n से वैल्यू आपसे पूछी है। डायरेक्ट जब भी ऐसा आएगा तो n की वैल्यू आपसे पूछेगा, और आपको मैंने बता दिए हैं तीनों चीज,
अगर जीएम देकर पूछे एन की वैल्यू तो -1/2 करोगे, एम देकर पूछे तो 0 वैल्यू होगी, और एच एम बोले तो एन की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर वैसे अगर ना भी दे तो आप देख लो ना, ए और बी किस में है, 9 और 4, 9 चौक 36 √6, तो ए और बी का √, इसके बराबर है, तो ये जीएम में है भाई। तो जीएम में चलो लिख ही दिया है, तो आंसर एन की वैल्यू कितनी लिख दूंगा, -1/2, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से 6 और 4 इसने बोल दिया है अर्थमेटिक मीन में। ठीक है, आंसर भी निकालोगे तो 6 और 4 10/2 5, ये है अर्थमेटिक मीन में। जब अर्थमेटिक मीन में एन की वैल्यू पूछेगा इस इक्वेशन की, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या देंगे, एन की वैल्यू डायरेक्ट देंगे 0, क्योंकि मैंने आपको बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। देखिए, जब एम देकर एन की वैल्यू पूछे तो 0, जीएम देकर पूछे तो एन की वैल्यू है -1/2, एच एम देकर पूछे तो वैल्यू है n = -1, बस यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से 6 और 10 में दे रखा है, 6 और 10 16/2 8, ये है अर्थमेटिक में, और इन अर्थमेटिक मीन में इसने दे भी रखा है, और एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधा पुट करेंगे 0। पुट क्या करना, एन की वैल्यू ही 0 है भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर याद रखना है। क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, A1 A2 A3 ये दे रखे हैं जीपी में, पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं जीपी के अंदर। तो आपसे पूछा है अगर उनके आगे लोगरिथम लगा देंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर लोगरिथम बेस टू द ई आपने ऐड कर दिया है सबके सामने, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एपी में। और एपी का उल्टा क्या होता है, एचपी। तो इसका जब भी कल की वीडियो में मैंने आपको कराया था, याद आया, कल की वीडियो लोगरिथम में मैंने क्या कराया था, जब इसको अगर बटे में करूंगा तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाते थे, बेस नंबर बन जाता था, नंबर बेस बन जाता था। कल की वीडियो देखी होगी तो लोगरिथम से डर खत्म हो गया होगा। तो एपी का उल्टा हो गया एचपी, क्योंकि इसमें उल्टा होते ही क्या हो जाता है, नंबर बेस से कन्वर्ट हो जाता है, ए की जगह ई और ई की जगह ए, तो ये आ जाएंगे एचपी में। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ये बोल देगा कि भाई A1 A2 A3 ये इनकी वैल्यू दे देगा जीपी में, तो बताओ लोगरिथम e टू द बेस इसकी वैल्यू क्या एपी में होगी, जीपी में, एचपी में, या इसको ऐसे लिखकर पूछ लेगा आपसे एपी जीपी एचपी में होंगी। डायरेक्ट आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 2 4 8 आपको दे रखा है जीपी के अंदर, और आपसे पूछ लिया log 2 log 4 log 8 ये किस में होंगे। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे आप आंसर निकालेंगे। log 2, देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया भी था हमने, log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, log 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, log m की पावर n को मैं क्या लिखता हूँ n log m, यहाँ पर log 2। तो बस आपका आंसर है आपके सामने, ये पावर आगे आ जाती है 2 log 2, 3 log 2, भाई log 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो तो सब में आएगी। तो बढ़ता क्या जा रहा है, बस एक बढ़ता जा रहा है, जैसे a 2a 3a, और आ गया log 2 की जगह मैंने मान लिया a, तो अब तो आप बहुत इजीली देख पाओगे, जैसे ही लॉगरिथम आंखों के सामने झड़ता है आंसर सामने दिखने लग जाता है। इन दोनों का डिफरेंस ए, इन दोनों का डिफरेंस ए, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये है एपी में। तो क्या इससे बेहतरीन क्लास आपने कभी देखी, नहीं देखी तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, सर मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, जीपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है ए, लास्ट टर्म जीपी की दे रखी है एल, एंड टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स दे रखी है एन। ठीक है, तीन चीजें दे दी, फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म एल
और प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर्स दे दिया n, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे निकालेंगे भाई। देखो इसमें भी यही लिखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दे दिया 2, लास्ट टर्म दे दिया 16 और आपसे पूछा है टोटल टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की टोटल टर्म्स कितनी दे दी? 4। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी थी n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे दी अब की बार? 4। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स आपसे पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। बस सीधा ही तो आपका आंसर है, यही तो है ए एल। ए की जगह कितना है 2, एल की जगह कितना है भाई 16 और इसकी पावर कितनी है n/2। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो 4/2 मतलब 2, तो 16 दूनी 32, 32 की पावर 2, तो आंसर आपका आ गया 1024, 32 की पावर 2। ठीक है, 1024 स्क्वायर याद होने चाहिए, इतने तो नहीं याद है तो इसको 2 की पावर 5 में कन्वर्ट करोगे, फिर 2 की पावर 10 हो जाएगी, 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। इसी तरीके से तो याद होना ही चाहिए, आंसर आना ही चाहिए, आना पड़ेगा आंसर को, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाई, ओके डन। आगे देखो भाई, अब की बार आपका ये कंसेप्ट डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। S1 S2 S3 ये सम है किस किस चीज के? S1 है फर्स्ट एंड टर्म्स नेचुरल नंबर्स का सम, S1 है फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स का सम, S2 है उनके स्क्वायर्स का सम और S3 है उनके क्यूब्स का सम। बस आपको इनकी वैल्यूज दे देगा और इस फॉर्मूले में, इस ट्रिक में आप उसको पुट करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या है ये? 9s2 का स्क्वायर। s2 का स्क्वायर मतलब उनके स्क्वायर्स का जो सम दे रखा होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी, उसका स्क्वायर करना है। s3 ये उनके क्यूब्स का सम है, उसकी भी कुछ वैल्यू दे रखी होगी, बस वैल्यू पुट करनी है। s1 फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स का सम, ये आप निकाल भी सकते हो, sn का फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे फटाफट कुछ ही सेकंडों में। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो APGP-SP को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी आपके दोस्त हैं और ग्रुप्स में, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट में जब लिखा जाता है सर मज़ा आ गया, हमें बहुत अच्छी क्लास लगी, तब मुझे खुशी होती है कि हाँ जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेहनत सफल हो रही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल। बाय बाय, टेक केयर।